we have done हम लोगों ने कीबोर्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हम लोगों ने इंकजेट प्रिंटर पढ़ लिया, लेजर प्रिंटर पढ़ लिया, राइट। जो नोट्स मैंने आपको दिए थे, आप लोगों ने वो नोट्स देखे? पास है ना सारों के? मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि नोट्स अपने साथ लेके आइएगा। आगे आके बैठो। अब आपके पास नोट्स नहीं है? शेयरिंग कर लें, हाँ खोल लें। अब आगे आके बैठो बेटा, आप दोनों आपस में शेयर करें। आप बच्चे आप आगे आके बैठो, आप दोनों के पास भी होने चाहिए, सबके पास अपने अपने नोट्स होने चाहिए, ठीक है। कोई तब्दीली होगी उसमें वो कर लेना, आप अमेंडमेंट कर लेना। ये जो स्टार्टिंग नोट्स हैं पेज 1 और 2 वाले, पेज 1 एंड पेज 2, ये मार्किंग स्कीम्स हैं। पेज 1 और 2 वाले जो सा नोट्स हैं ये मार्किंग स्कीम है ये, ठीक है। एग्जाम में सवाल आए थे तो उन सवालों के एग्जैक्ट जवाब मैंने वहाँ से उतार के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये बात की नहीं किनकी बेसिकली उसने हमारा जो ए लेवल्स के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो सवाल आते हैं ना, वो आता है इनका वर्किंग ऑपरेशन या ऑपरेशनल प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल ऑपरेशन किस तरह से वो काम करता है, वो एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के काम करने का ऑपरेशन क्या है, कैसे, तो इसमें वो तमाम स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप कीबोर्ड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ कीबोर्ड, लाइक इट इज अ हार्डवेयर व्हिच हैज सर्टेन कीज व्हिच यू प्रेस, दैट्स इट। असल काम तो ये नहीं है, असल काम तो ये कि वो काम कैसे करती है, तो वो तमाम वर्किंग ऑपरेशन उसका लिखा हुआ है। जी बेटा, ये पुराने वाले में है, इसलिए ये मैंने बस कॉपी पेस्ट किया, उसके साथ अटैच कर लिया। हाँ छोड़ देना करें। लेजर करा चुका हूँ आपको, इंकजेट करा चुका हूँ आपको, 3D प्रिंटर्स किया हम लोगों ने, स्पीकर्स हमने आज करना था। नहीं मतलब स्पीकर आज हमने करना है ना। स्पीकर्स की तरफ आइए। जी बेटा, मैंने अगर आपकी बात इग्नोर कर दी तो मतलब मैंने सुन लिया है, नहीं है, बस छोड़ दो उसको। इंकजेट में बाय द वे अगर बताऊं आपको तो इंकजेट प्रिंटर काम इस तरह से करता है, उसमें होती है कार्ट्रिजेस, इंक कार्ट्रिज होती है, इंक का जो सा रिजर्वायर होता है, ठीक है, उसको कार्ट्रिज का नाम दिया गया है। जैसे आपका जो लेजर प्रिंटर था उसमें जो इंक नहीं इस्तेमाल होती, उसमें पाउडर्ड इंक बोलते हैं उसको, उस पाउडर्ड इंक का एक नाम है, उसको टोनर कहा जाता है। तो दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर नाम डिफरेंट है इंक के। वहां पे टोनर कहा गया है और यहाँ पे कार्ट्रिज कहा गया है, ठीक है। डिफरेंट कलर की कार्ट्रिजेस होती है, उनके साथ लगी होती है पाइप्स, और उसमें से जो इंक है वो निकालने के दो फिनोमेना थे, एक था थर्मल बबल वाला फिनोमेना और एक था पीजो इलेक्ट्रिक वाला फिनोमेना। जो लाइट लगी हुई ना, इसमें लाइट लगी हुई, एक था थर्मल बबल वाला जिसमें लोकलाइज्ड रेजिस्टर्स जो से थे, रिजर्वायर्स के अराउंड कुछ रेजिस्टर्स होते थे जो हीट प्रोड्यूस करते थे, उसकी हीट की वजह से वो जो कलर्स होते थे वो वेपर्स बनाते थे। कलर्स क्या करते थे, वेपराइज होके वो उस पाइप में ट्रेवल कर रहे होते थे और आगे नोजल जो सी है उसको स्प्रे करती थी, किसके ऊपर, उस स्क्रीन के, वो पेज के ऊपर स्प्रे करती थी वो, इसीलिए इसको कहा जाता है इंक जेट। बहुत स्पीड से वो स्प्रे करती थी, बहुत यूं समझ ले एक एक ड्रॉप ऑफ दैट इंक जो सा ना उसके ऊपर जाता था, इसलिए वो फैली भी नहीं दिखती थी, आंख से आपको नहीं महसूस होता, बट इट यूज्ड टू बी वन सिंगल बबल, द स्मॉलेस्ट बबल दैट कुड एवर बी प्रोड्यूस्ड। उस नोजल का इतना छोटा सुराख होता था। जैसे कभी आप जब उसके पास जाते हैं बार्बर के पास, कभी आपने देखा वो आगे वाली चीज को घुमा रहा होता है जो आपके ऊपर स्प्रे करता है, कभी देखा? आपके घर में भी होगा ना, इस्त्री जैसे आप कपड़े प्रेस करते हैं, होता है ना, उस पर स्प्रे करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा घुमाते रहे तो कभी उसकी धार जो सी है वो पतली हो जाती है, कभी उसकी धार बहुत ज्यादा वो स्प्रेड हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखी है कि नहीं देखी आप लोगों ने? आई होप देखी होगी। इसी तरह से जो नोजल होती है ना इंकजेट की, उसकी भी आगे जो धार है वो बहुत ही बारीक होती है, उसमें से एट अ टाइम ओनली वन बबल ऑफ द इंक जो सा निकल सकता है और वो पेज के ऊपर लगता है। अब वो जो इंक जेट, उसकी जो नोजल है ना, वो मूव करता है कहां से कहां की तरफ,
राइट लेफ्ट की तरफ क्या कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली। उसको मूव करवाने के लिए स्टेपर मोटर इस्तेमाल होती है। पेज अपनी जगह पे होगा, जो प्रिंट हेड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंट हेड। बेसिकली नोजल की शक्ल में होता है प्रिंट हेड, जहां से वो प्रिंट हो रहा होता है उसके ऊपर। जैसे ही एक लाइन प्रिंट होती है तो नीचे से पेपर को पुश किया जाता है वन स्टेप अप, ताकि अब दूसरी लाइन को जो है ना वो प्रिंट किया जाए। और इस तरह से पूरा जब पेज प्रिंट हो जाता है, वन पेज इज प्रिंटेड, देन फ्रॉम द पेपर फीड ट्रे, जिसमें सारे पेपर आपने फीड किए हुए हैं, वहां से एक और पेपर लोड हो जाता है, एंड नाउ अ न्यू प्रिंट इज रेडी टू बी प्रिंटेड, न्यू डॉक्यूमेंट इज रेडी टू बी प्रिंटेड। लेजर में ऐसा नहीं होता था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काम करती थी, इफ यू रिमेंबर, ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस के और लेजर के फिनोमेना के ऊपर वो काम करती थी। फिर आखिर में उसको हीट और डिस्चार्ज किया जाता था। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना किसी चीज को, जिसपे एक्सेसिव चार्जेस आए हुए हों उसको न्यूट्रलाइज करना। जैसे नहीं होता, आपने अक्सर औकात ये जो फ्यूल टैंकर्स देखे होंगे, उसके नीचे ना एक जंजीर सी लटकी होती है, कभी नोट किया, जिसमें पेट्रोल वगैरह जा रहा होता है, टैंकर्स होते हैं फ्यूल टैंकर्स, उसके नीचे एक जंजीर सी लटकी हुई होती है, कभी आपने नोट किया है? वो जंजीर किस वजह से होती है, वो चेन किस लिए होती है? वो जो उस पूरी टैंकर की बॉडी के ऊपर एक्सेसिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अर्थ करने के लिए। क्योंकि बाज औकात ऐसे होता है कि हम नहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, चलते चलते किसी से टक्कर लगती है तो एकदम करंट लग जाता है। हुआ इस तरह आपसे, आपके साथ नहीं हुआ? करंट लगता है ना इंसान को, वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर बॉडी। वो क्या करते हैं, वो पाथ उनको मिल जाता है अर्थ होने का। कोई दूसरा कंडक्टर आएगा उसके साथ ऐसे ही होगा, जिस किसी कंडक्टर के साथ टकरेंगे, हो सकता है किसी मेटालिक दरवाजे के साथ टकरें, एकदम आपको अपने ही गाड़ी के दरवाजे से करंट लग जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही? आ रही है। इसी तरह से क्या होता है, सुनना जरा, इसी तरह से क्या होता है कि वो जो पूरी बॉडी होती है ना, उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे, क्योंकि ट्रेवल कर रही है ना, हवा आके टकरती है, डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं, जब वो टकरती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होते हैं। ऐसे ही जैसे खुश्क बालों में कंघी फेरें, ठीक है, और कंघी को थोड़ा सा बालों के करीब लेके आए तो बाल खुद ब खुद क्या करने लग जाएंगे, लहराने लग जाएंगे, कंघी की तरफ जाने लग जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही? होता है ना इस तरह से, बचपन में ऐसे बहुत से स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स आप लोग करते होंगे, पेजेस को छोटे छोटे आपने फाड़ लिए, बैलून को आपने सर पे रगड़ा या जिस्म पे रगड़ा और थोड़ा सा बालों के पास लेके आए, या अपने बालों को टीवी के पास लेके जाना, बाल एकदम खड़े रहते हैं, बिकॉज टीवी की जो आपकी जो फ्रंट सरफेस होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस आपके बालों में क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप अपने बाजू के बाल रखते हैं तो वो भी खड़े होने लग जाते हैं। सवाल था कोई? पोंगी मारनी थी? कुछ पूछो, कोई सवाल है, टॉपिक से रिलेटेड है तो मोस्ट वेलकम, पूछें। अच्छा अब आते हैं जरा स्पीकर्स की तरफ। दो चीजें हैं बच्चों, एक होता है स्पीकर और एक है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो सा है, इट इज एन इनपुट डिवाइस एंड स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। आपको पता था ना कि इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक लेके जाती है। अब जो सा है, मैं इस माइक की मिसाल लेता हूं। दिस माइक, ये जो माइक है, ये इनफैक्ट क्या कर रहा है, इसमें यहां से वैल्यूज जा रही हैं, सारी वायर के थ्रू ट्रेवल हो रही हैं। मैं दूसरे माइक की तलाश में था, उसमें पूरा खोल भी देता, उसको मैं नहीं खोल सकता बिकॉज ये स्क्रू के साथ टाइट हुआ हुआ है। इसके अंदर में एक सर्किटरी सी होती है बाकायदा, इसके अंदर एक पूरी सर्किटरी सी होती है। जैसे ये माइक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर ये जो से आपको ये बाल चाल से सारे फर्सी नजर आ रही है, ये इनफैक्ट एक्सेसिव नॉइस को रिड्यूस कर रही है। एक्सेसिव नॉइस, जैसे आपकी जो आवाज होगी ना वो इसमें नहीं आ रही, इसमें सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, और जो मैं सांस ले रहा हूँ ना, अगर मैं बहुत प्रोमिनेंटली लूँ तो तब वो इसमें जाएगी, लेकिन जब मैं पढ़ाते पढ़ाते सांस ले रहा हूँ वो इसमें नहीं आ रही। तो एक्सेसिव, जैसे नहीं गाना गाते हैं तो सामने एक वो जाली नुमा माइक के आगे एक जाली सी रखी होती है, स्टूडियो में जो सिंगिंग करते हैं, कभी देखी है वो कि नहीं? वो इनफैक्ट आपकी ऑडियो में से जो नॉइस होती है ना, नॉइस रिडक्शन के काम आती है वो, नीट ऑडियो के लिए। यानी कि कुछ राइट लेफ्ट के जो गलत पार्टिकल्स भी जाके माइक को हिट करते हैं वो नहीं हिट करेंगे। वो जो जाली नुमा आपके पास वो ब्लैक कलर की नहीं होती, गोल सी होती है एक बड़ी, आपने देखा होगा, वो जाली सी होती है। सिंगर्स जब अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो अपनी एक्चुअल ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं आवाज लगाता हूं तो माइक में बहुत सारी नॉइस भी आ रही है। तो वो नॉइस कौन सी वाली है? आवाज आई आप लोगों को कि ये बाहर से जो आवाज आ रही है
मैं चाहता हूं ये आवाज ना जाए उसके अंदर, वो आवाज जाए माइक में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मैं जितना करीब होऊंगा उसके उतनी स्ट्रॉन्ग आवाज उसके तक जाएगी। और उसको रखा, ओरिएंटेशन ऐसे रखी जाती है ना कि मेरे मुंह से जिस अंदाज में हवा निकल रही है ना वो उसके बिल्कुल यहाँ पे हो। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे और मेरा मुंह इधर हो। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? मैंने उसको सेटिंग इस तरह से करनी है और उसके एग्जैक्ट पीछे माइक होना चाहिए। अब माइक एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर तक डेटा लेके जाती है। यही डिवाइस कैमरे तक जा रही है, ब्लूटूथ का फिनोमेना इस्तेमाल हुआ है इसमें। लेकिन इसके अंदर अब मैंने बताया था ना, माइक्रोचिप्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। चिप का साइज क्या हो चुका है? इंतहाई रिड्यूस हो चुका है। जैसे आई हैव अ फोन, आज मैंने एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई और मैंने वो आप लोगों के लिए डाउनलोड कर ली। एलियट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऊपर देखे कंटेनर के साइज का है, ऊपर कंटेनर के साइज का है ऑलमोस्ट, बहुत ही बड़ा। और जो उसके नीचे है उससे कई गुना ज्यादा फास्ट एक उंगली में आ गया। बात अंडरस्टैंड करें? साइज क्या हो गया चीजों का? बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द, कह लें कि डिस्कवरी ऑफ दो सेमीकंडक्टर्स, जिसकी मैं हमेशा से बड़ी तारीफ करता हूं। ठीक है, अब माइक कैसे काम करता है? माइक में लगा होता है, सुन लेना एक सेकंड जरा। इग्नोर द ड्राइंग, इतनी कोई खास नहीं है ये। इस तरह का ना एक फिनोमेना, अब इसको बोला जाता है डायाफ्राम। इस पूरे को क्या कहा जाता है? डायाफ्राम। यहां पे ना ऑडियो आवाज आती है इस तरफ। अब ये क्या चीज है? आप लोगों ने कभी स्पीकर देखा है? थोड़ा सा कर्वेचर सा होता है उसके अंदर, आउटसाइड एक कर्वेचर सा होता है। माइक का भी इसी तरह से कर्वेचर होता है। जब आप बोलते हैं ना, मैं कान की मिसाल पहले देता हूँ। देखो, अल्लाह ताला ने जब कान बनाया है, कान के अंदर एयर ड्रम है। उस ड्रम की बैक साइड के ऊपर ना कुछ नर्व सेल्स हैं। वो जो नर्व्स है ना, जिसको वो ना यूं, कभी आप उसके स्ट्रक्चर को आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो ना, यूं इस तरह के ना वर्टिकल नर्व्स होती हैं, वो यूं लहरा रही होती हैं, ऐसे जैसे वो पानी में नहीं कोरल प्लांट्स होते हैं, पानी में यूं लहरा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके लहरा रहे होते हैं ना। हमारे कानों में ना अल्लाह ताला ने वो यूं लहराने वाली कोरल प्लांट्स की तरह से ना वो चीज़ रखी हुई है। हम जब बोलते हैं ना तो एयर ड्रम हमारा क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उसकी बैक एंड के ऊपर जो आपकी नर्व्स है ना, वो क्या करती है? वो यूं लहरा रही होती हैं। और उनके उस लहराने की वजह से दिमाग में हर नर्व जो है ना एक डिफरेंट सिग्नल दिमाग तक लेके जाती है, जिससे हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या बात क्या की जा रही है। हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है। क्योंकि सामने क्या लगा हुआ है? एयर ड्रम लगा हुआ है, एक सरफेस लगी हुई है बहुत बारीक सी, बहुत बारीक सी एक सरफेस लगी हुई है जो उसके अंदर के जो नर्व सेल्स उसको कर रही है। क्या कभी आप अपना कान किसी ट्रक के बिल्कुल हॉर्न के पास जाके रख सकते हो? क्या होगा? ये इतने जोर का इसको धक्का लगेगा ना, ये फट जाएगा। इसी तरह से यहां पे ये जो पूरा डायाफ्राम है, इसको जब हवा आती है तो हवा में होते हैं एयर पार्टिकल्स। और ये सबसे ज्यादा महसूस कब हो सकते हैं ये एयर पार्टिकल्स? जब आप बात करते हुए ना अपने मुंह के आगे हाथ रखो, हाथ इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है बट स्टिल आवाज यहां तक आती है, इंसान को आती है कि नहीं आती? यहां तक आवाज आती है। और इस मतलब कितना अमेजिंग फिनोमेना है कि मुंह के सामने मैं हाथ रखता हूं तो मेरे हाथ को महसूस हो रहा है कि मेरे मुंह से कोई ना कोई हवा निकल रही है। अगर मैं ये माइक इवन उतार भी दूं, मैं बात करूं, तो मेरे ये जो पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं एक दूसरे को पुश करते हुए आपके कान तक भी पहुंच रहे हैं ये। और आपके कान तक के जो पार्टिकल्स हैं वो पुश कर रहे हैं आपके एयर ड्रम को। एयर ड्रम के अंदर नर्व सेल्स वाइब्रेट कर रही हैं। माइक मेरे मुंह के बिल्कुल पास लगा हुआ है। ये इंसान ने बनाया, इसलिए इतना अच्छा नहीं है कि मैं इस माइक को यहाँ से और दूसरे माइक को उतारूं तो मेरी ऑडियो उस तरह से कैच करे। ये नहीं कर सकेगा उतना अच्छे तरीके से जितना ये मेरे मुंह के बिल्कुल पास आके कैच कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सो माइक क्या करता है? यहां से ऑडियो कैच करता है, ये डायाफ्राम होता है। अब डायाफ्राम के साथ ना पीछे आपने लगाई होती है एक अदद कॉइल। अब ये कॉइल कैसी है? ये होती है इस तरह कॉपर की कॉइल होती है। स्पीकर तोड़ के देखा कभी? स्पीकर तोड़ के देखा है? अंदर ना उसके अंदर एक राउंड हुई भी ना एक कॉइल सी होती है, वो गोल्डन कॉपर का कलर है बेसिकली। देखा कभी सारों ने?
गलत, आप लोगों ने स्पीकर तोड़ के देखा? माइक का भी शक्ल इसी तरह से होती है, ठीक है। अब ये इसके बोलने से क्या होता है, ये वाइब्रेट होती है। जब ये वाइब्रेट होगी तो यहां पे लगा होता है एक मैग्नेट, यहां पे क्या लगा होता है, एक मैग्नेट। ये पूरा क्या है, ये पूरा मैग्नेट है, ये इनफैक्ट ये क्या है, मैग्नेट है। इसके आगे पीछे मूव होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो तब्दील होती है, जनरेट नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इस कॉइल के अंदर। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज। अब एक फिनोमेना है, आपको पता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमेशा इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। जैसे मैंने हमेशा मिसाल देता हूं, अगर ये वायर है, वायर में करंट ऊपर की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। राइट हैंड थंब रूल यही है ना, कि एक वायर है, वायर में अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अराउंड जो सी है ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लग जाएगी। ये हमारी वजह से नहीं है, हमारी वजह से नहीं है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है करंट की, कि जब वो एक वायर में से ट्रेवल करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और यही बेसिक डेफिनेशन भी है, बेसिक एसआई सिस्टम इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ एन एंटेना, कि एनी कंडक्टिंग वायर कैन एक्ट एज एन एंटेना। फिर उसके आगे टाइप्स हैं कि कौन किस तरह का एंटेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और हाँ, ये सीधी है भी नहीं ना, ये इसी वजह से सीधी की है ताकि ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो इसमें से। सोलिनॉइड वाला फिनोमेना फॉलो हो, सोलिनॉइड वाला फिनोमेना। सोलिनॉइड समझते हैं ना किसको बोलते हैं? जैसे आपने अगर एक मेटल रॉड लिया, इसके अराउंड आपने कॉपर, नेकेड कॉपर वायर, नेकेड कॉपर वायर, वो प्लास्टिक कोटेड नहीं, नेकेड कॉपर वायर इसको करें, और ये मेटल है, आप करंट देना, थोड़ी देर बाद आप इसको देखना ये मैग्नेट बन चुका होगा। थोड़ी देर बाद क्या हो चुका होगा, मैग्नेट बन चुका होगा ये। हाँ, अबे नहीं यार, ये मेटल है, ये नकम्मे मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरे हाथ में मेटल तो नहीं है ना, मैं प्लास्टिक को मेटल समझ रहा हूँ। किधर सोए हुए हो, ये मेटल है, मिसाल ले रहा हूँ मेटल। इसके अराउंड अगर मैं नेकेड कॉपर की वायर जो सी ना, मैं, अजीब यार तुम्हारा दिमाग सोया है क्या है? ये मैं मेटल की मिसाल ले रहा हूँ, मैं कहाँ से मेटल लेके हूँ? अब आपके पास क्लास में मेरे पास लैब तो है नहीं है ये। अब इस डायग्राम को समझो। अब आप कहोगे सर ये तो ग्रीन रंग है, आपने तो कहा था गोल्डन रंग है, मैं कहाँ से लाऊं, ये मार्कर है मेरे पास, ऐसा ही है। तो थोड़ा दिमाग को चलाने की कोशिश करें। बे लेवल्स के बच्चे बन गए, अब वो वाली हरकतें बंद कर दें। अब ये है मैग्नेट, ये है मैग्नेट। अब मैग्नेट का तो आपको पता है वो फिनोमेना सा होता है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ से इनफैक्ट क्या हो रहा होता है, यहाँ से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ की तरफ जा रही होती है, जाती है कि नहीं जाती? जाती है ना। ये इधर से निकल रही है, ये यहाँ से जा रही है, इधर से जाती है, इसके अंदर सारी फील्ड निकलती नॉर्थ से है, और साउथ में जाके क्या होती है, इन हो जाती है। अब एक कॉइल मैंने मिसाल के तौर पे यहां पे रखी हुई है। अब इसमें से सिर्फ ये वाली दो फील्ड जो सी है ना, वो पास हो रही है। अब जब मैं इसको हवा मारूंगा ना, बात करूंगा, तो डायाफ्राम जो आगे वाला है वो क्या होगा, अंदर बाहर पुश होगा ना, मेरी पार्टिकल्स की धक्के की वजह से। जब ये आगे जाएगा तो ये इसके पास आ जाएगा। तो अब कितनी फील्ड इसमें से पास होंगी, ज्यादा। महसूस कर रहे हैं कितनी फील्ड होंगी, ज्यादा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड किसको कहते हैं, इसको एज अ होल फील्ड कहा जाता है। फ्लक्स उसको कहते हैं किसी एक पॉइंट में से, एक सर्कल में से कितनी फील्ड्स गुजर रही हैं एक वक्त। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स था 2, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 2। जब मैं करीब ले गया तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा उसका, तो फिर दोबारा जब पीछे आएगा तो फिर कम हो जाएगा, फिर लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा। तो इसका आगे जाना और पीछे आना, कितना आगे जाना डिपेंड करता है कितनी लाउड आवाज है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? तो जितना करीब जाएगा उतना ही पीछे आएगा, तो ज्यादा वेव्स, जब वेव्स नहीं कहूंगा, फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसका इंक्रीज कर जाएगा, करंट भी ज्यादा इंड्यूस होगा। अब इसकी करंट की जो वायर्स होंगी ये दे दी जाएंगी आगे किसको, एडीसी को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो इन, अब ये करंट की वैल्यूज हैं, ये एनालॉग फॉर्म में होती हैं। करंट की वैल्यूज किस फॉर्म में होती है, एनालॉग फॉर्म में होती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा करंट नहीं है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नैनो एम्पेयर्स।
micro amperes. That is not of my any use, but it is very significant for ADC. ADC needs those things. ADC के बाद वो वैल्यू किसको जाती है? ऐसे भी हो सकता है आप ADC को देने से पहले उसको एम्पलीफाई करें, पहले क्या करें, उसको पहले एम्पलीफाई करें ताकि एक ADC उसको रीड कर सके प्रॉपरली। बहुत छोटी वैल्यूज हुई करंट की तो ADC से पहले एक एम्पलीफायर लगाया जाएगा और वो ADC के पास वैल्यूज देगा, ADC उसको वंस एंड जीरोस में क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा। नहीं करनी कोई जरूरत नहीं, एम्पलीफायर नहीं लगाना ना लगाएं। अगर ADC आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दिस इज एन IC, इफ इट हैज दिस मच सेंसिटिविटी, इतना सेंसिटिव है कि ये जो यहां से करंट आ रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है, तो वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करेगा। यस, वो फिर कंप्यूटर में जाके क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। कंप्यूटर में जाके क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। अभी जो फिनोमेना चल रहा है क्लास के अंदर, यहां से रन टाइम के ऊपर एक तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैं चाहता तो मैं अभी यहां से जूम खोलता और यही ऑडियो मेरी एक ऑनलाइन बच्चे को भी जाती, ऑनलाइन बच्चे को भी जाती। अब होता क्या, वो स्पीकर से सुनता इस बात को। मैं यहां से माइक से बोल रहा हूं, माइक से कैसे बोल रहा हूं, ये मेरा माइक लगा हुआ है, ये मेरा माइक लगा हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? लेकिन मैं कैमरा यहां से ना अटैच कर सकता, मुझे इसको उधर लेके जाना पड़ता, बिकॉज उस कैमरे के साथ यूनिवर्सल सीरियल बस लगी हुई है। कैन यू सी दिस? देखें जरा, व्हाइट कलर की केबल देखें, कैमरा के साथ व्हाइट कलर की केबल लगी हुई, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसको वायर के जरिए लैपटॉप में भेज रहा है, और लैपटॉप के साथ एक और गैजेट भी लगा हुआ है, USB जो बस के साथ में एक छोटा गैजेट लगा हुआ जो पोर्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। आप खड़े होकर फैजान देखो सर, नजर आ रही है? एक्नॉलेज करो, सिर्फ एक डिवाइस लगी हुई है, वो क्या कर रही है, वो कंपैटिबिलिटी बना रही है, USB सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस की कंपैटिबिलिटी बना रही है मेरे लैपटॉप के साथ। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर रहा है, जो इस कैमरा में प्रोड्यूस हो रही है। वो वीडियो जूम मैंने लॉगिन किया, वहां से जूम लॉगिन किया, अब वो वीडियो जा रही है लेट्स से किसी इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी और कोने के अंदर, और वो बच्चा स्पीकर से मेरी बात सुन रहा है। ये फिनोमेना हो रहा है मेरे कंप्यूटर में। ये फिनोमेना कहाँ पे हो रहा है? मेरे कंप्यूटर में। ये यहां से ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये वाला माइक्रोफोन कैसा है? ये वाला माइक्रोफोन कैसा है? वायर्ड। ये आपके लिए है। ये यहां से ब्लूटूथ के जरिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका रिसीवर लगा हुआ है, वो वहां से रिसीव कर रहा है, उसकी वायर्स लगी हुई है एम्पलीफायर के साथ। क्योंकि ये जो उनसे वंस एंड जीरोस प्रोड्यूस होंगे ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता, मतलब ये स्पीकर नहीं समझ सकता। स्पीकर कहेगा इट्स टू स्मॉल वैल्यूज। कंप्यूटर, इसकी स्पीकर की सेंसिटिविटी इससे बहुत ज्यादा है, ये लेस सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां से सेल निकालता हूँ, हाथ लगाता हूँ, मुझे कोई करंट लगता है? नहीं ना लगता। जुबान लगाऊंगा तो लगेगा। वजह क्या है उसकी? हाथ की सेंसिटिविटी ज्यादा है, वो सॉरी कम है सेंसिटिविटी, जुबान की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से मैं इस स्विच को हाथ लगा लूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट की गाड़ी की बैटरी को 24 वोल्ट को हाथ लगाओ कुछ भी नहीं होगा। वो UPS की भी बैटरी लगी हुई है, 12 और 12 24, पता नहीं कितने कितने वोल्ट की नजर नहीं आ रही, बट दोनों को मिला के भी हाथ रखो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो स्विच लगा हुआ नीचे हाथ लगाएंगे तो, क्योंकि मेरा हाथ उसकी सेंसिटिविटी के मुताबिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। हो सकता है 50 वोल्ट के बाद मुझे भी हल्का हल्का महसूस होने लग जाए, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। एक पॉइंट के ऊपर आके तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसी तरह से ना माइक्स की अपनी सेंसिटिविटी होती है। ये रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करने के बाद वैल्यू को इसने वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट किया, वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रांसमीटर। ये वो एक अलग चिप है, वो एक अलग चिप है, वो एक अलग डिवाइस है जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिट होता है। और वहां पे कैमरा के बिल्कुल साथ जो है ना, वो कैमरा की टॉप पे रखा हुआ है मैंने रिसीवर, उसका कैमरा की छत पे लगा हुआ है बिल्कुल। वो रेड कलर की केबल देखो जरा, नजर आ रहा है? वो एक रेड केबल उसके साथ कैमरा के साथ अटैच हुई है ऊपर की तरफ, वो है इसका रिसीवर ऊपर रखा हुआ है। ऊपर इसलिए रखा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज वो हैंग हो रहा होता। वो ऊपर रखा हुआ है उसके, ठीक है। और वो कैमरा के साथ मिक्स, वो अटैच किया हुआ है। उसी गैजेट को कैमरा के साथ क्या कर दिया? अटैच। यानी कि कैमरा मेरी आवाज नहीं सुन रहा, वो इसकी आवाज सुन रहा है। अब मैं अगर आपको सही बताऊं तो मैं इस पर जब हाथ लगाता हूं ना तो टप टप की ये ऑडियो सेव कर रहा है। तो जब आप सुनेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि इसकी आवाज जो सी है ना वो सेव उधर से आपको स्पीकर से मिल रही होगी। तो ये तो माइक्रोफोन का फिनोमेना था। अब जाता है स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर को ये वैल्यूज चाहिए होती हैं, ये वाली वैल्यूज चाहिए होती हैं।
अब ये वैल्यूज होती हैं बहुत ही छोटी वोल्टेज वाली, इसको सबसे पहले करना पड़ता है क्या, अच्छा पहले एम्पलीफाई भी नहीं करना पड़ता, पहले डीएसी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डिजिटल टू, पहले एनालॉग कन्वर्ट करते, तो बड़ी जैसे यहां से एक वेव आई थी ना इस तरह की होगी, लेकिन यहां से जब आप प्रोड्यूस करेंगे इस तरह की प्रोड्यूस होगी विद अ वेरी लेस एम्पलीट्यूड, विद अ वेरी लेस एम्पलीट्यूड। फिर इसको क्या किया जाएगा, फिर इसको किया जाएगा एम्पलीफाई, फिर क्या किया जाएगा, इसको एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करके फिर दिया जाएगा किसको, स्पीकर को। स्पीकर सेम फिनोमेना करेगा, करंट देगा, उसको करंट देगा, करंट देने की वजह से वो वन से एनालॉग में कन्वर्ट होंगे, वो जो डायाफ्राम है वो फिर आगे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो उसके बिल्कुल करीब के एयर पार्टिकल्स होंगे वो जोर से धक्का। आप लोगों ने स्पीकर के कभी करीब जाके जरा देखा कैसे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ईद मिलादुन नबी हो गया या कोई इस तरह के जो होते हैं त्यौहार होते हैं, कभी आप नोट करना वो वाइब्रेट कर रहा होता है। या आपके हेडफोन है, कभी हेडफोन लगाओ और खैर उसमें तो नहीं देख सकोगे, आवाज़ बहुत स्लो होती है, बट जो बड़े स्पीकर हो तो उसमें बाकायदा प्रोमिनेंटली नजर आता है कि आपकी जो, यस अ गुड एग्जांपल, अ वेरी गुड एग्जांपल, कि आप उसके ऊपर कोई पार्टिकल्स डालें किसी भी किस्म के, पानी ना डालना, ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन ये फिनोमेना है कि पानी डालेंगे पानी उछलने लगेगा, पानी उछलने लग जाएगा, जैसे पॉपकॉर्न नहीं उछलते, वो क्यों उछलेगा, जस्ट बिकॉज कि वो डायाफ्राम उसको धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, और वो जो धक्का होता है ना, पानी के अलग अलग ड्रॉप्स बन जाएंगे, अलग अलग पानी अपने अपने ग्रुप बना लेगा, और बड़ा एक अच्छा खूबसूरत सा फिनोमेना आप देखेंगे पानी के अंदर। और वो किसकी बेस पे होता है, जो सिग्नल्स बीच में से वेव्स निकल रही होती हैं उसकी बेस के ऊपर उसका पानी का पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, डीएसी है, एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर फिर स्पीकर के पास जाती है बात, फिर स्पीकर जो सा ना उसको आगे फिर एम्पलीफायर लगा होता है उसके अंदर, वो बड़ी करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, जैसे वो डिवाइस आपको नजर आ रही है। अब जो मैं अगर यहां से, सुनिएगा जरा प्लीज मेरी बात सुन लें, अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं एम्पलीफायर नहीं लगाता तो यकीन माने आप सारे बच्चों को ये इतनी ऊंची आवाज नहीं आएगी। अब एम्पलीफायर को मिल रहे थे 200, वो जो लगा हुआ है ना वहां पे, ये जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, एम्पलीफायर वो जो नीचे डिवाइस सी लगी हुई है 220 वोल्ट ले रही है, ये कितने वोल्ट ले रही है, 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट का मुआवजना 220 वोल्ट से आप लोग कर रहे हैं, 220 वोल्ट की आवाज आप सुन रहे हैं। अगर यही चीज मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूं 9 वोल्ट के साथ, तो ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, बढ़ने के बजाय आवाज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं, बिकॉज आपने यहाँ पे फिनोमेना इस्तेमाल किया था एडीसी वाला, एडीसी के बाद आपके वो जो वंस एंड जीरोस बने हुए, एडीसी ही यहाँ पे दो काम कर रहा होगा। आपको पता ना ऑडियो जब बिट्स में कन्वर्ट होती है तो दो फिनोमेना होते हैं, कौन कौन से वाले, सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग, ये दो फिनोमेना चल रहे होंगे, इसके बाद जो उनसे ना वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट होगी चीज। अकॉर्डिंग टू द specification of my mic, if my mic has maximum 9 volts so it can never produce 10 volts. In fact this ADC cannot get 9 volts because there are certain voltages that are wasted for the other circuitry. resistors भी लगे हुए हैं बीच में, बहुत सारे ICs लगी हुई हैं, बहुत से अदर इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहे हैं ना, समझ आ रही है कि नहीं। तो इनफैक्ट जो सा मेरा ट्रांसमीटर है यहाँ से जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको कम वोल्टेज मिल रही होती है, और वहां पे जब रिसीव होती है रिसीवर उसको रिसीव करता है, और जब ट्रांसमिट होती है तब भी तो एनर्जी उसकी कम ही होगी ना। ऑडियो सिग्नल जब भी ट्रेवल करता है, कोई भी सिग्नल जब भी ट्रेवल करे रिसीवर के पास उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। रीजन क्या है, तू बता सकता है मुझे, एनर्जी कम क्यों हो जाती है, attenuation due to the presence of unwanted signals in the atmosphere. Every signal tries to reduce the energy of a signal जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। अब ऑडियो सिग्नल मैं अपने मुंह से नहीं, अभी तो खैर स्पीकर है, मैं अगर लेट से बंद कर देता हूं इसको, आपको जितनी लाउड आवाज आ रही है ना अभी, आपको उतनी लाउड आवाज नहीं आ रही होगी। उसकी रीजन यह है कि जब तक आवाज जो सी है आप तक जाके ट्रेवल कर रही है, तो जो इस हवा में मौजूद अनवांटेड सिग्नल्स है, मतलब अनवांटेड कौन से होंगे, जिसको नॉइस का दर्जा दिया जाएगा,
जिसको क्या कहा जाएगा, नॉइज कहा जाएगा। उनकी कोशिश ये होगी कि मेरी ऑडियो को क्या करें, वो सप्रेस करें, सप्रेस करके नॉइज का हिस्सा बनाएं। आपको पता है मेरी ऑडियो भी एक नॉइज ही है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी नॉइज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। किसके लिए, बाहर कोई बंदा बात कर रहा है, क्लास में बैठे हुए जो बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनकी ऑडियो के लिए मेरी ऑडियो क्या है, नॉइज का किरदार अदा कर रही है। तो नॉइज का फिनोमिना क्या होता है, इट ट्राइज टू सप्रेस all the signals that are present in the atmosphere and it is necessary। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉइज का फिनोमिना जरूरी है, अदरवाइज क्या होता कि आपकी जो ऑडियोज हैं वो अभी तक पुरानी ऑडियो सुनाई दे रही होती। ऐसा ही है कि नहीं? आप कितनी देर तक शोर बर्दाश्त कर सकते हैं बताएं? फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम बट नॉट फॉर द होल लाइफ। अब सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मर जाते हैं आवाज सुन सुन के सारों की, कान के पर्दे फट जाते हैं आपके, सुकून ना होता, आपको सो ना सकते। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तो खैर स्पीकर का फिनोमेना भी आपको मैंने समझाया। ये वाली पहले डीएसी के पास जाती है, डीएसी से एक छोटा सा सिग्नल बनता है, ठीक है, जितनी एनर्जी से सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसी के हिसाब से वो उतनी एनर्जी से करता है, फिर वो देता है एम्पलीफायर को, ठीक है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है। जितनी भी वोल्टेज से करवाना हो एम्पलीफाई वो उसके हिसाब से, 12 वोल्ट से एम्पलीफाई करवाना है, 24 वोल्ट से कराना है, जितनी भी, अब लेट से स्पीकर जितनी भी वोल्ट का होगा या एम्पलीफायर जितने भी वोल्ट का होगा वो उसके हिसाब से उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर को डेटा सेंड कर देगा। एम्पलीफायर पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट अभी इतना बड़ा सा एम्पलीफायर यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैं टेक्निकली आपको बात बताऊं, देयर आर सर्टेन आईसीज दैट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये तो उन्होंने मेरे लिए तो नहीं बनाया हुआ ना, उन्होंने तो एक जनरल पर्पस बनाया हुआ है कि म्यूजिक भी इसमें कर सकें, आप इसको स्टूडियोज में भी इस्तेमाल कर सकें हर जगह। तो इसमें बेस भी है, ट्रेबल भी है, इसमें एको भी है, इसमें वॉल्यूम भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था बस। क्यों जी, ऑडियो वही है ना, तो उसके लिए एम्पलीफायर हम पहले A2 की फिजिक्स के सिलेबस में मैं खुद ही पढ़ाया करता था एम्पलीफायर्स को, बट अब चूंकि निकल चुका है सो इसलिए वी डोंट डिस्कस इट फर्दर। ये इसकी जो सर्किट डायग्राम दफ़ा करें, पढ़ना नहीं है तो क्यों बनाऊँ यहाँ पे। खैर बस एम्पलीफायर लगा होता है और एम्पलीफायर के बाद यहाँ से ऑडियोज जो सी है ना, स्पीकर को वैल्यू दी जाती है। स्पीकर को वैल्यू कौन सी दी जाती है, इन सिग्नल्स की वैल्यू दी जाती है। ये सिग्नल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स होती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक पल्स होती है। वो करंट की सूरत में जा रही होती है, जब वो कॉइल में से जाती है ना तो कॉइल उसके हिसाब से करंट कभी कम कर रहा होता है, कभी ज्यादा कर रहा होता है। अब जरा सुनना मेरी बात, कभी कम कर रहा होता है और कभी ज्यादा कर रहा होता है। अब जब एक कॉइल का करंट कभी कम हो रहा होगा बेस्ड अपॉन दीज वैल्यूज और कभी ज्यादा हो रहा होगा, तो मैग्नेट क्या करेगा, कभी उस, अब ये डायाफ्राम के साथ लगा होगा एक मेटल, वो मैग्नेट को क्या करेगा, कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा पावर से, कभी कम पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो स्पीकर क्या करेगा, समझ रहे मेरी, ये पुश करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा अपने उस पैटर्न के हिसाब से जो वेव या जो सिग्नल्स आप उसको दे रहे होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? और वही फिर ऑडियो की जो है स्ट्रेंथ भी डिफाइन करेगा। यहां तक बात समझ आ रही है? आई होप सबको मेरी बात समझ आ गई। लाउड स्पीकर की डायग्राम देखें जरा। वो नीचे से जो वायर जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट फेड टू द वायर, नजर आ रही है? ये इलेक्ट्रिक करंट कौन से वाला है, ये वो ऑडियो सिग्नल था जो एम्पलीफायर ने इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील कर दिया। डायग्राम 3.14 पेज नंबर 10, नो सॉरी, यस पेज नंबर 10 पे है गालिबन। सर ये इसके अंदर सर एम्पलीफायर से गुजरने के बाद उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, तो मतलब वहां से लो हो जाएगी। नहीं, वेवलेंथ ज्यादा नहीं हुई, वैसे डायग्रामेटिकली दिखाया गया उस तरह से, डायग्रामेटिकली दिखाया गया। एम्पलीफायर का मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता, उसके सिर्फ स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एम्पलीफायर। ठीक बच्चों, नजर आ रही है कि नहीं? तो और उसके बाद देखें, प्लास्टिक और पेपर कोन लगी हुई है ऊपर, और एक है परमानेंट मैग्नेट, कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड एन आयरन कोर, एक आयरन कोर के अराउंड उसने रैप किया हुआ है। तो आयरन कोर और एक परमानेंट मैग्नेट। यार स्पीकर तो तोड़े हुए होंगे ना तुम लोगों ने कभी ना कभी, अंदर छोटा सा मैग्नेट भी होता है। यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने रखा हुआ था, शायद सफाई के दौरान उन्होंने
फेंक दिए। मैं अक्सर औकात यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो ना रख देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल्स देनी पड़े। खैर, एक परमानेंट मैग्नेट और एक आयरन कोर है जिसके ऊपर उसने उसको वो किया हुआ है, वाइंड किया हुआ है कॉइल को। अब वो कॉइल डेफिनेटली क्या कर रही है, बीच में से चेंज हो रहा है करंट। तो जो बीच वाला जो आयरन कोर है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, आगे होती है। तो और वो अटैच होता है डायाफ्राम, पेपर नुमा भी हो सकता है, या वो ये कह रहा है कि प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो वो वाइब्रेट करता है और एरो देखें, एरो किस तरफ निकल रहा है उसका, एरो किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। नोट कर रहे हैं कि नहीं? ये फिनोमेना सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं पूरी बात समझा दी है कि काम किस तरह से करता है, ठीक है। और जितनी बातें हैं ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं इसके ऊपर, सारी बात मैंने टाइप की हुई है जो बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा यू कैन से दैट के टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये वाला, ठीक है, इसलिए मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अदरवाइज मैं वाइट बोर्ड पर ही करा देता। ये माइक्रोफोन्स भी हो गए, माइक्रोफोन में देखें फिनोमेना मोर और लेस उसी टाइप का है, बट साउंड वेव्स अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, साउंड वेव्स अंदर की तरफ जा रही हैं, कॉइल रैप्ड अराउंड द परमानेंट मैग्नेट। तो वो जब आगे पीछे हिलता है तो कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। जब कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो करंट जो है ना आगे पीछे डिफरेंट तरह का पीछे की तरफ दे रहा होगा। आउटपुट फ्रॉम द माइक्रोफोन नजर आ रहा है वो आपको डायग्राम नंबर 3.15 के अंदर। When a sound is created, it causes the air to vibrate। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए जो मैं समझा चुका हूँ आपको। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? Where this thing can be used, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? ये क्या नाम है इसका, माइक्रोफोन। ये वॉइस रिकग्निशन में भी इस्तेमाल हो सकता है और स्पीच रिकग्निशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। वॉइस रिकग्निशन में बायोमेट्रिक इस्तेमाल होती है, वॉइस रिकग्नाइज करना कि ये अब्दुल्ला खत्री की ही आवाज़ है, सिक्योरिटी पर्पस एज अ बायोमेट्रिक टूल कि ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस दी जाए। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो जिस तरह से वो बोलता है तो उसने उसी की आवाज़ के हिसाब से कोई दरवाज़ा या कोई लॉकर खोलना होता है। एक होता है ना फिंगरप्रिंट्स, एक होता है रेटिना स्कैनिंग, एक होता है वॉइस रिकग्निशन। तो ये आवाज़ जो आपकी है वो आपकी ही आवाज़ है, वो किसी के साथ मैच नहीं हो रही, बिकॉज बिट्स किसी भी बंदे की। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो कभी कभार ये पंगे कर लेते हैं कि किसी की आवाज़ बोले तो मिमिक्री आर्टिस्ट, बट कंप्यूटर इंतहाई सेंसिटिव है ऑडियो के साथ, वो 1s and 0s थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो तो वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है वॉइस रिकग्निशन, एक होता है स्पीच रिकग्निशन। अब स्पीच रिकग्निशन स्मार्ट होम्स के अंदर, स्मार्ट कार्स के अंदर, समझ आ रही है, उनके अंदर होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे स्मार्ट होम होता है, टर्न द लाइट्स ऑन, ओपन द डोर, लॉक द विंडो, बोलता है बाकायदा, मुंह से आप बोलते हैं, मशीन आपसे बात कर रही होती है और आप उससे बात कर रहे होते हैं। ये स्पीच अब ऐसे नहीं कि सिर्फ आपकी आवाज़ सुनेगा, वो किसी कोई भी आपकी बात। तो जिस तरह मर्सिडीज़ की या BMW की जो न्यू मर्सिडीज़ के कुछ ऑप्शंस जिस तरह के थे पुराने ज़माने, काफ़ी भी नहीं, 2004 में, 5 में, 6 में, 8 में उन्होंने ऐसे मॉडल्स दिए हुए थे कि आप उसके कहते हैं इंजन स्टार्ट, गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता था। समझ आ रही है? इंजन ऑफ, गाड़ी बंद हो जाती थी खुद से। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह के कुछ फंक्शंस थे। जिस तरह नहीं, क्या नाम है उसका अभी किया की, शायद किया स्पोर्टेज थी, ये कौन सी थी, आई डोंट नो। वो अभी आप उसके पास जान गए नहीं होते, इंजन स्टार्ट नहीं, बटन दबाते हैं इंजन स्टार्ट हो जाता है, वायरलेसली इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप जाके मुंह से बोल भी सकते हैं कि इंजन स्टार्ट, इसको बोलते हैं स्पीच रिकग्निशन। ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है स्पीच रिकग्निशन की? हाँ, स्पीच रिकग्निशन इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है? मोबाइल फ़ोन में भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन में भी हो सकती है, और स्मार्ट होम्स के अंदर भी हो सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पीच रिकग्निशन इस्तेमाल हो सकती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं, सिक्योरिटी नहीं, वो वॉइस रिकग्निशन इस्तेमाल होगा। और कहाँ पे? मैं एक चीज़ का आंसर का इंतजार करूँ, जल्दी से बताओ। स्पीच रिकग्निशन सिक्योरिटी में भी हो सकती है। कैसे? सर आपको कोड वर्ड होगा। हाँ, कोड वर्ड हो, हाँ, कोड वर्ड हो उसमें हो सकता है, लेकिन वो कोड वर्ड कोई भी आके बोले तो फिर सिक्योरिटी है ना, आप सबको तो नहीं पता होगा क्या पास है। तो मतलब आप किसी के सामने खोलना हो तो आप उसको बोले नहीं मैं नहीं खोलूंगा, है? मज़ा तो तब आए ना कि आप सबके, सिक्योरिटी क्या होती है कि आपकी आंखें सबके सामने, आप अपनी आंखें स्कैन करो, बोलो लाओ ना मेरी आंखें ज़रा, फिंगरप्रिंट्स लाओ मेरे जैसे, लाओ मेरी जैसी आवाज़। समझ रहे कि नहीं? जब शक हो ना कि एक बायोमेट्रिक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो आप फिर मल्टीपल बायोमेट्रिक्स बनाते हैं। जैसे किसी दौर में मैं जब अपना ID कार्ड बनाया था तो मैंने सिर्फ एक थंब का इंप्रेशन दिया था। अब आप कितने थंब इंप्रेशन देते हैं? 10। पासपोर्ट बनाने जब मैं फर्स्ट टाइम गया था मैंने ओनली एक फिंगर दिया था। आप लोग अब कितने देते हैं? मैं भी अब कितने दूंगा? सारे दूंगा।
मेरी बात अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है आउट ऑफ 500 पीपल बायोमेट्रिक ऑफ द थंब मैच हो जाता है। 500 लोगों में से रेशियो बताई हुई है एज अ होल, थंब इंप्रेशन मैच कर जाता है। और जो ट्विन सिबलिंग्स होते हैं उनके दोनों थंब्स 100% एक जैसे होते हैं। ट्विंस के 10 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं, कुछ ना कुछ इसमें निकल आता है डिफरेंट। बात समझ? अब आपने बायोमेट्रिक थंब भी रख लिया, फिंगरप्रिंट भी रख लिए, रेटिना भी, तो अब चलो फिंगर्स मैच कर गई, रेटिना तो नहीं मैच करेगा। चलो रेटिना भी मैच कर दिया, आवाज़ तो नहीं मैच करेगी। रेटिना बहुत मुश्किल है कि किसी के तीनों इकट्ठे मैच कर जाएं। फिर अक्सर औकात लोगों ने अपने जो वॉक करने का तरीका होता है वो भी मशीन स्कैन कर रही होती है, बॉडी मूवमेंट जो सी है। क्योंकि जब चोर होगा, आई टोल्ड यू, चोर जब भी आता है तो वो उसकी अंदर समटाइम मशीन क्या करती है, वो मैंने कहा ना ब्लड प्रेशर को भी देख रही होती है, ब्लड प्रेशर कैसा है। तो खैर मैं ये बात बता रहा था स्पीच रिकग्निशन का। जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं, अगर उसने गाड़ी चलानी हुई या उसने कोई मशीन से बात करनी हुई, स्पीच रिकग्निशन कैन बी यूज्ड फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल। ठीक है, सॉरी, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात के नहीं? सो ये एप्लीकेशंस लिखी भी नहीं है, ये पता होनी चाहिए सारों को। जब मैं बोल रहा हूँ तो ये लिखते भी जाना साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये इनमें से चीज़ें नहीं आती होती हैं। टॉपिक्स बता दिए जाते हैं आपको, उस टॉपिक्स के ऊपर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता हो। अब करना क्या अगली क्लास के लिए, ताकि अगली क्लास का काम पहले से करके आओ। अगर मैं कोई एडिशनल बात बोलूँ तो आपको पहले से पता हो, ठीक है, और आप वो लिख लो अपने पास। एक हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे स्क्रीन करेंगे, जिसमें टच स्क्रीन भी कराऊंगा और मॉनिटर्स भी कराऊंगा, वर्चुअल हेडसेट कराऊंगा, सेंसर्स कराऊंगा, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं 3 टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, तो ये पहले से पढ़ के आना सारे बच्चे। स्क्रीन्स, तीनों स्क्रीन्स, उसके अलावा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सेंसर्स, सॉरी वर्चुअल हेडसेट भी करूंगा। अगर मैं इसके अलावा कोई बात करूं जो लिखी हुई है, ये तो करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा कुछ करूंगा तो लिख लेना अपने पास से, ठीक है।